फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 6, वो है हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। तो पहले वाला जो हमारे से लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हमने केवल पहली जो वाटर क्वालिटी थी उसके बारे में हमने बात करी थी। वो थी हमारी क्या, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। उसमें भी हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में। सेकंड जो हमारी वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर फिजिकल में आता है वो कौन सा था, टर्बिडिटी। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, टर्बिडिटी। अब अगर मैं टर्बिडिटी की बात करता हूं कि जो हमारी टर्बिडिटी है वो क्या होती है, तो टर्बिडिटी से हमारे माइंड में आता है कि सर टर्बिडिटी जो है वो गंदलेपन को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, गंदलेपन को कहते हैं। जितना ज़्यादा गंदा पानी है उतना ज़्यादा टर्बिड वाटर है, उतना ज़्यादा गंदा। अब टर्बिडिटी की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या होता है एक्चुअल में टर्बिडिटी, जितना ज़्यादा गंदा पानी होगा, जो हमारी किरणें हैं सूरज की, जो हमारी रोशनी है, उतनी ही कम पेनिट्रेट हो पाएगी, उतनी ही कम नीचे जा पाएगी। तो हम टेक्निकली कैसे कहेंगे टर्बिडिटी को, कि टर्बिडिटी उस अवरोध को दर्शाती है जिस अवरोध के कारण पानी खुद में से रोशनी को जाने नहीं देता। तो टर्बिडिटी क्या है, इट इज जस्ट लाइक एन रेजिस्टेंस। ये एक अवरोध है, और वो अब किस चीज का अवरोध होता है, ये वो अवरोध है जो क्या करता है, रोशनी को खुद में से गुजरने नहीं देता। क्लियर है क्या नहीं। तो जितना ज्यादा टर्बिड वाटर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी टर्बिडिटी होगी, मतलब उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस टू लाइट, जो रोशनी है उसके विरुद्ध रेजिस्टेंस होगा। अब हमारे माइंड में आता है कि ये जो टर्बिडिटी है किस चीज के कारण हो रही है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा होंगे तो हमारी टर्बिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो भैया सस्पेंडेड सॉलिड पर ये डायरेक्टली ऐसे निर्भर नहीं करती कि सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी, नहीं। क्या होता है कि सस्पेंडेड सॉलिड तो होने ही चाहिए, साथ में उनका जो मिश्रण है, उनका जो घोल है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, एक तो मैंने ले लिया, एक पत्थर ले लिया मैंने, कितने का, आधा किलो का, 500 ग्राम का पत्थर ले लिया, और एक बोतल में क्या है, केवल 100 ग्राम मिट्टी है। तो ज़्यादा तो सस्पेंडेड सॉलिड किसमें है, उसके अंदर है, 500 ग्राम वाला, वो ज्यादा है। लेकिन आपने पत्थर को फेंक दिया उस पानी के अंदर, तो देखा आपने वो पत्थर तो नीचे बैठ गया, तो वो गंदा पानी दिख ही नहीं रहा हमको, पत्थर दिख रहा है एक अलग से। लेकिन जिसके अंदर हमारी सॉइल है, सॉइल को आपने इस तरह से हिला दिया पानी को, तो क्या हुआ, सॉइल कंप्लीट के अंदर घुल चुकी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उसका घुलने का जो तरीका है वो अलग है इसकी कंपैरिजन में, तो उसकी टर्बिडिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं। तो टर्बिडिटी ऐसे नहीं कहेंगे कि सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा है तो ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी, नहीं, ज्यादा तो होने ही चाहिए, साथ में उनका जो मिश्रण है वो अधिक होना चाहिए। क्लियर है क्या नहीं। टर्बिडिटी कैसे उत्पन्न होगी पानी में, भाई टर्बिडिटी हो किसके कारण रही है, सॉलिड्स के कारण ही तो हो रही है। अब ये सॉलिड जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, सॉलिड कहाँ से आएंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर से, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, इन सब चीज़ों से हमारे सॉलिड्स आते हैं। उन सॉलिड्स के कारण ही टर्बिडिटी उत्पन्न होती है। तो टर्बिडिटी और एटमॉस्फेयर से भी आएंगे सॉलिड्स, हमारे धूल मिट्टी जो है एटमॉस्फेयर में वो नीचे पानी में बैठेगी। क्लियर है कि नहीं। तो टर्बिडिटी कुल मिला के अगर हम ओवरऑल देखें तो किसके कारण उत्पन्न होती है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, सॉरी ऑर्गेनिक सॉलिड्स और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, और इनऑर्गेनिक पदार्थ से अपनी ये टर्बिडिटी उत्पन्न होती है। बात आती है अपना सेकंड पॉइंट, अपन वही सीक्वेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले ओरिजिन, ओरिजिन के बाद इफेक्ट क्या है, फिर मेजरमेंट, और उसके बाद में फिर लिमिट। सेकंड अगर मैं देखता हूं इसका क्या, ये तो ओरिजिन था, ओरिजिन के बाद में अगर मैं देखता हूं इसका क्या, कि इफेक्ट क्या होता है। तो टर्बिडिटी के कारण क्या क्या होगा, पहली चीज तो क्या होगी, टर्बिडिटी के कारण वही सेम चीज कि टर्बिडिटी हमारे क्या करती है, क्लोरीन डिमांड को बढ़ाती है, ब्लीचिंग डिमांड को बढ़ा। जितनी ज़्यादा टर्बिड वाटर होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्लोरीन डिमांड बढ़ेगी। कुछ जो हमारे टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी कॉज करने वाले जो हमारे कारक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर जो हमारे पाइप है, पाइप में इनक्रस्टेशन या कहा जाए ट्यूबरकुलेशन उत्पन्न करते हैं। तो इसके जो प्रभाव है ना, लगभग लगभग सेम है हमारे उसी की तरह। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, गंदा पानी तो हम नहीं पिएंगे, ठीक है ना, और ये लंग्स को इफेक्ट करती है। तो ये टर्बिडिटी के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। टर्बिडिटी के इफेक्ट्स के बाद में मेजरमेंट की बात आती है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। तो टर्बिडिटी क्या होती है भाई, यह है पानी के
उस अवरोध को व्यक्त करती है जिसके कारण पानी रोशनी को गुजरने नहीं देता है। ठीक है भाई, वही सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले ऑरिजिन, ऑरिजिन में क्या है भाई? ऑर्गेनिक मैटर कॉमा इनऑर्गेनिक मैटर बी आता है इसके इफेक्ट। तो टर्बिडिटी के कारण हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, गंदा पानी हम नहीं पिएंगे। दूसरा, टर्बिडिटी के कारण क्या होता है हमारा, जो क्लोरीन की हमारी डिमांड है वो इंक्रीज होती है और इनक्रस्टेशन भी होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक तो इनकस्टेशन होता है और टर्बिडिटी के कारण साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये इसके इफेक्ट हो गए। सी अगर देखते हैं मेजरमेंट, तो भैया टर्बिडिटी का मेजरमेंट देखो भाई, टर्बिडिटी का मेजरमेंट अपन दो प्रकार के मेथड से करते हैं। कौन कौन से? एक तो रहता है हमारा कौन सा, मैनुअल मेथड, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, टर्बिडीमीटर्स। तो मैनुअल मेथड, यहां पर मैं एक चार्ट ही बना देता हूं। तो टर्बिडिटी जो होती है हमारी, उसको हम ज्ञात करते हैं दो प्रकार के मेथड से। एक तो होता है मैनुअल मेथड और दूसरे क्या होते हैं, टर्बिडीमीटर्स। टर्बिडीमीटर्स, मैनुअल मेथड, ये बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ लाइट, और ये मेथड बता देता हूं अभी आपको, बेस्ड ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। एग्जाम्पल,
टर्बिडिटी रॉड मेथड और जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। ठीक, दो तो ये हो गए, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? बायलेस टर्बिडीमीटर और दूसरा नेफ्लोमीटर। तो हमारे जो टर्बिडिटी का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक तो होता है मैनुअल मेथड, दूसरा होता है टर्बिडीमीटर्स। तो मैनुअल मेथड में अपन क्या करते हैं कि कुछ ट्यूब्स को लेते हैं, ट्यूब्स की सहायता से अपन इनको निकालते हैं। कि एक तो हम पहले वाले में तो हम क्या करेंगे कि जो भी गंदा पानी है उसके अंदर अलग अलग तरीके की मेथड, मैनुअल मेथड में हम खुद उसको पूरे प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। और टर्बिडीमीटर के अंदर क्या है, एक अरेंजमेंट होगा, जिस अरेंजमेंट को हमको फॉलो करना होगा, किसके लिए? टर्बिडिटी ज्ञात करने के लिए। तो मैनुअल मेथड के अंदर हमको खुद को वर्क करना होगा टर्बिडिटी ज्ञात करने के लिए, नोट भी खुद करेंगे, सब कुछ हम खुद करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं, और ये जो मेथड होता है मैनुअल मेथड किस पर डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, कि इसके अंदर जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि जब मैं इन दोनों मेथड के बारे में बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल आप इतना समझो, बेस्ड ऑन एब्जॉर्ब, ये तो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, ये तो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। और ये किस पर? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? फैलना। ये तो किस पर? एब्जॉर्ब करने वाले प्रिंसिपल पर, और ये फैलने वाले पर। मतलब इसमें तो हम क्या देखेंगे कि लाइट जो है हमारी कब बंद हो जाएगी दिखना, और इसके अंदर क्या है, लाइट जो है पार्टिकल से टकरा करके कैसे जा रही है, ठीक है ना। तो दोनों ही के अंदर भाई क्या दर्शा रहा है हमारा टर्बिडिटी का मतलब क्या है? टर्बिडिटी का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट लाइट, लाइट के विरुद्ध अवरोध जो होता है वही होती है टर्बिडिटी। तो दोनों के अंदर लाइट ही देखेंगे हम। तो इसमें तो लाइट को कैसे देखेंगे? एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, और इसके अंदर स्कैटरिंग। तो दोनों के प्रिंसिपल आपको नाम याद रखने हैं। इसके दो मेथड है हमारे, एक तो टर्बिडिटी रॉड मेथड है, दूसरा है जैक्सन टर्बिडीमीटर। और दूसरा इसमें कौन सा है? इसमें भी दो है हमारे, कौन से? बायलेस टर्बिडीमीटर और दूसरा नेफ्लोमीटर। तो बायलेस नेफ्लो ये मॉडर्न है हमारे, और सबसे लेटेस्ट तो नेफ्लोमीटर है, इसी का यूज करते हैं। ये टर्बिडिटी रॉड जैक्सन टर्बिडीमीटर है। तो ये चारों हैं हमारे, इनको वन बाय वन हम चारों को देखेंगे, इनके मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ देखेंगे, कैसे हम इनका कैलिब्रेशन करते हैं। तो मैं इनको मिटा देता हूं और पहला पहला लिखता हूं इसके अंदर मैं, कौन सा? टर्बिडिटी रॉड मेथड। तो आपसे पूछा जाए कि टर्बिडिटी रॉड मेथड इज बेस्ड ऑन, और चार ऑप्शन मिले आपको, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, स्कैटरिंग प्रिंसिपल, या एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, तो आप बताओगे क्या? एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। मैं इसे मिटाता हूं, फिर हम वन बाय वन इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन लिखते हैं इसमें टर्बिडिटी रॉड मेथड। तो भैया टर्बिडिटी रॉड मेथड क्या होता है? इसमें इस मेथड में अपन क्या करते हैं, एक सैंपल जो है हमारा वाटर सैंपल उसको लेते हैं, और ये एक हम रॉड लेते हैं एल्यूमिनियम की, और उस एल्यूमिनियम की रॉड के नीचे की तरफ हम इस तरह से 90 डिग्री पे एक निडल को, एक सुई को लगा देते हैं। और सुई किसकी बनी होती है? हमारी प्लेटिनम की। क्लियर है भाई? तो एल्यूमिनियम की रॉड है, प्लेटिनम की निडल है। प्लेटिनम की जो निडल है उसकी लंबाई कितनी है? 25 mm, और डायमीटर 1 mm, बहुत ही कम डायमीटर होगा उसका। अब क्या करते हैं, आपने ये एक सैंपल ले रखा है इस तरह से एक ग्लास के अंदर, और आपका जो आई लेवल है वो फिक्स है, आंखों का लेवल, ठीक है ना। अब आप उसको, वो जो आपकी निडल है ना, उसको आप पानी के अंदर डुबोगे। कैसे? रॉड को डाला तो निडल अपने आप डूबेगी। तो पानी मान लो इतना भरा हुआ है उसके अंदर, और आप इस तरह से डुबो रहे हो, और आप देखोगे कहां से? ऊपर से। तो ऊपर से आप इसको डुबोते जा रहे हो और ऊपर से देख रहे हो, और वो जो आपका ग्लास है, ग्लास पर मार्किंग है। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से जो हमारा ग्लास है ना, ये ग्लास है, इस पर ये मार्किंग है इस तरह से। और आपने ऊपर से क्या है, ये जो आपकी रॉड है, रॉड में क्या है? ये जो लगी हुई है आपकी निडल, ये आप डुबो रहे हो ऊपर से। आई लेवल आपका फिक्स है, ठीक। आई लेवल आपका यहाँ से
फिक्स है। तो आप जब इसको देख रहे हो डूबते हो, आप कब तक देखो, कब तक डुबाओगे इसको, आप इसको तब तक डुबाओगे जब तक कि ये निडल दिखना बंद ना हो जाए। जैसे ही निडल दिखना बंद हो चुकी है, मान लो इतने डिस्टेंस पर दिखना बंद होगी, हमने ये रीडिंग नोट कर ली। क्लियर है? देखो एक कैलिब्रेशन आप समझ लो, बाकी आगे के चारों कैलिब्रेशन आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई यहां से ऊपर से 4 सेंटीमीटर डेप्थ पर जाकर के ये हमें दिखना बंद हो चुकी है। क्लियर है? तो अब मैं इसकी टर्बिडिटी को कैसे डिनोट करूंगा, कैसे दर्शाऊंगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अब हम क्या लेंगे, एक स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे। ये तो था हमारा टेस्ट सैंपल, सेम ग्लास ले लिया, और इस स्टैंडर्ड सैंपल में हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन हमने खुद ने बनाया। वो सॉल्यूशन कैसे बनाया, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हमने क्या मिला दिया, 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड, या सिलिका डाइऑक्साइड कहो इसे, या फ्लड्स अर्थ भी कहते हैं अपन। आपने ये मिला दिया, 1 लीटर पानी लिया डिस्टिल वाटर, उसमें आपने क्या कर दिया, 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड को डाल करके घोल दिया। घोल करके एक सॉल्यूशन बन गया, थोड़ा सा एक गंदला हो चुका है। जैसे हमारा चौक नहीं होता है क्या, चौक, इस तरह चौक के चूरा चूरा करके उसको अगर हम डाल देते हैं चौक को, तो वो थोड़ा सा गंदला हो जाएगा, दूधिया टाइप का हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा इसका कलर। अब आपने ये जो 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम डाला था आपने 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, इसके द्वारा एक जो हमारा टेस्ट सैंपल बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल। इस स्टैंडर्ड सैंपल में हम क्या करेंगे, उस रॉड को सेम सिमिलरली ऐसे के ऐसे डालेंगे। डाला, हमने देखा कि भाई इस वाले में जो हमारी रॉड है ना, वो कहां जाकर के दिखना बंद हो रही है, ऊपर से 8 सेंटीमीटर पर जाकर दिखना बंद हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक और स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे हम, अब की बार जो हम स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे, देखो ये जो बनाया था ना, इस स्टैंडर्ड सैंपल को अपन बोलेंगे 1STU। क्यों बोलेंगे बताऊंगा आपको। अब आप क्या करोगे, आप एक की जगह, भाई ये तो 4 पर आपका दिखना बंद हो रहा था, और ये 8 पर, 8 का मतलब क्या है, ये ज्यादा क्लियर है, तो इसको थोड़ा और गंदा करो। और गंदा कैसे करेंगे, ये जो सिलिका डाइऑक्साइड है इसको और मिला दो। अब की बार हमने कितना मिला दिया, 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो क्या बना, 2STU। 2 से आपने देखा कि हमें 6 सेंटीमीटर पर जाकर के दिखना बंद हो रहा है। लेकिन अभी भी क्या है, इसकी तुलना में ये वाला स्टैंडर्ड सैंपल हमारा ठीक है, अभी वो बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ है, इक्विवेलेंट नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, और 1 मिलीग्राम और मिला दिया। तो अब की बार जो सैंपल बना है, स्टैंडर्ड सैंपल, वो बना है 3STU। ठीक है भाई, ये जो हमारा 3STU बना है सैंपल, इस सैंपल को हमने क्या किया है, पानी के अंदर इस सैंपल को डाला, और अब हम देख रहे हैं क्या, इसको डाल करके, तो अब की बार क्या है, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पर जाकर के हमारी निडल दिखना बंद हो गई। इसका मतलब जो हमारा टेस्ट सैंपल था, ये तो क्या था, हमारा टेस्ट सैंपल था, ये था हमारा स्टैंडर्ड सैंपल। तो अब की बार क्या हुआ है, ये जो टेस्ट सैंपल हमारे स्टैंडर्ड के बराबर हो चुका है, कितने पर, 4STU पर। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो गंदलापन है, इसकी जो टर्बिडिटी है, वो इस पानी के समान है। और ये पानी कैसे बना है, 4 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड को 1 लीटर उसमें डाल करके, डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके बना है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन क्या कहलाता है हमारा, 4STU। तो इसकी जो टर्बिडिटी है वो क्या कहलाएगी, हमारी टेस्ट सैंपल की 4STU कहलाएगी। और इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्लियर है क्या नहीं। तो 4STU ये होती है। 4STU का मतलब क्या है, 4 सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। STU का मतलब क्या है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। तो आप इसकी क्या हो चुकी है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी जो टर्बिडिटी है उसको अपन ज्ञात करते हैं। तो ये जो हमारे 2 मेथड हैं स्टार्ट के, पहला वाला है टर्बिडिटी रॉड मेथड, दूसरा जैक्सन टर्बिडीमीटर। इन दोनों के अंदर सेम हमारा स्टैंडर्ड सैंपल बनेगा। स्टैंडर्ड सैंपल कैसे बनेगा, इस वाले में भी ऐसे ही बनेगा, और जो अगला है उसमें भी ऐसे ही बनता है, 1 लीटर में क्या मिला करके, सिलिका डाइऑक्साइड मिला करके। लेकिन जो अगले 2 मेथड हमारे बाइलिस टर्बिडीमीटर्स और नेफ्लोमीटर्स, उन दोनों में कैसे बनेगा, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 मिलीग्राम फॉर्मेजिन मिला करके, वहां पर सिलिका का यूज ना करके फॉर्मेजिन को हम मिलाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर जो हमारी यूनिट हो जाएगी, उनमें क्या हो जाएगी, FTU, फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट। क्लियर है कि नहीं। और भी देखते हैं इनकी यूनिट को, और भी अलग तरीके से अपन डिनोट करते हैं। तो अपन ये देखते हैं कैलिब्रेशन। भाई क्लियर है कैलिब्रेशन क्या होता है, इसमें समझने की चीज बस यही थी कि कैलिब्रेट हम किस तरह से करते हैं, ये होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम लिखते हैं, इसके अंदर हम डिटेल में लिखते हैं। इस मेथड में एक
एल्यूमिनियम की रॉड ली जाती है जिस पर प्लेटिनम की निडल लगी होती है। इस निडल का डाया 1 mm व लेंथ 25 mm होती है। डायमीटर 1 mm और लेंथ कितनी होती है? 25 mm होती है। इस निडल को रॉड की सहायता से टेस्ट सैंपल में डालते हैं। वह इसे तब तक डाला जाता है जब तक कि निडल दिखना बंद ना हो जाए। ठीक है भाई। जिस डेप्थ पर निडल दिखना बंद होती है उसे नोट किया जाता है। वह इस डेप्थ को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच या कैलिब्रेट मैच करके टर्बिडिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई। नोट में क्या लिखेंगे भाई कि पहली चीज़ तो हमारा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसको अपन नोट नंबर, वो तो हमारा ABC हो चुका था ना, ये फर्स्ट हो गया, तो इसको नोट ऐसे बना देंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड को 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बाद में क्या आता है हमारी, इस वाले मेथड की जो यूनिट है वो क्या होती है हमारी, वो होती है STU, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। ठीक, तो ये हमारा पहला मेथड था। सेकंड मेथड अपन लिखते हैं इसके बाद में, जैक्सन टर्बिडोमीटर, इसको उतार लो भाई। तो इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड को 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। यूनिट क्या होगी इसकी, STU। ठीक है ना, तो मैं इसे मिटाता हूं और सेकंड लिखता हूं जैक्सन टर्बिडोमीटर।
जैक्सन टर्बिडीमीटर। अब देखो भाई जैक्सन टर्बिडीमीटर क्या है। इसमें क्या करते हैं, ये माइकल जैक्सन ने बनाया भाई ये, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया था। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि एक हम स्टैंड लेते हैं और स्टैंड के नीचे जैसा हमारा ट्राइपॉड होता है ना, उसके नीचे स्टैंड के नीचे हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जला देते हैं। क्लियर है भाई, आई लेवल हमारा फिक्स रहता है और उसके ऊपर जो मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती की लौ होगी, उस लौ के ऊपर क्या है, हम एक ग्लास को रख देते हैं कैलिब्रेटेड, मतलब उसके ऊपर क्या है, मार्किंग की हुई है। और अब हम क्या करते हैं, फिक्स्ड आई लेवल से देखते हैं और हम ऊपर से उसके अंदर जो हमारा टेस्ट सैंपल है, जो गंदा पानी है, उसको हम डालते हैं। ठीक है, तो गंदा पानी हमने डाला तो उसमें पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे से बढ़ेगा। भाई क्या है, ये ग्लास है, ये मोमबत्ती है, ये इसकी लौ है। तो आप ऊपर से पानी डालोगे, पानी ऐसे तो बढ़ेगा, ऊपर डालोगे तो ऊपर से, लेकिन पानी का लेवल तो नीचे से बढ़ेगा। ये पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो ऊपर से फिक्स आई लेवल से, तो आप देखोगे कि जो लौ है मोमबत्ती की वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ बढ़ती जाएगी पानी की, तो जो मोमबत्ती की लौ हमको दिख नहीं पाए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक डेप्थ पर जाकर के मोमबत्ती की लौ दिखना हमको परमानेंटली बंद हो जाती है, और उस डेप्थ को हम क्या है, नोट कर लेते हैं कि कितनी डेप्थ पर जाकर के हमारी बंद हुई है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर जाकर के ये हमारी लौ जो है दिखना बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर, सेम कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें भी हम यही करेंगे, उसको डालेंगे, देखेंगे 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर लौ दिखना बंद हो रही है कि नहीं हो रही। कि नहीं हो रही तो हमको थोड़ा सा और हार्ड सैंपल बनाना होगा। मतलब सैंपल कैसे बनाएंगे, इसमें भी सेम वही सैंपल होगा, 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड को 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, 10 सेंटीमीटर पर 1 STU वाले से 10 सेंटीमीटर पार नहीं पड़ रही, मतलब हमको वो अभी भी लौ दिख रही है, तो हम एक की जगह 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4, 5, ऐसे हम डालते चले जाएंगे। तो जैसे ही हमने उसको 5 डाल दिया और मान लो 10 सेंटीमीटर पर दिखना बंद हो गई, तो इसकी टर्बिडिटी कितनी हो गई, 5 STU। पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारी टर्बिडिटी है, इस वाले मेथड में जो हमारी यूनिट आती है, वो यूनिट क्या रहती है टर्बिडिटी की, STU तो है ही, STU तो रहेगी। STU क्यों रहेगी, क्योंकि सिलिका का यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। इसकी एक यूनिट और होती है JTU इस मेथड के अंदर। J का मतलब क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है ना। एक दो पॉइंट और हैं जिनको और अपन याद रखेंगे इस मेथड में, कि भाई जो हमारी नेकड आई से अगर मैं बात करता हूं JTU की टर्म में, तो नग्न आंखों से हमें कितनी टर्बिडिटी दिखेगी, अपन को कम से कम 5 JTU टर्बिडिटी दिख पाती है। 5 से कम JTU जो टर्बिडिटी होती है वो हम नहीं देख पाते हैं नग्न आंखों से, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। तो ये तो भैया बहुत गलत चीज हो गई कि हम नग्न आंखों से कम 5 देख पा रहे हैं। तो 5 से कम वाली के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अगले मेथड से हमारे दोनों। अब बात आती है कि जो हमारी ये जो मेथड है, एक कमी तो ये थी ही, दूसरी कमी क्या है, इस मेथड के द्वारा अपन मिनिमम 25 JTU को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया 5 को तो अपन देख सकते हैं मिनिमम, और 25 मिनिमम को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो इसका मतलब क्या है, इसका यूज तो अपन केवल वहां कर सकते हैं जहां पर टर्बिडिटी बहुत ज्यादा हो, केवल वहां पर कर सकते हैं। मतलब ड्रिंकिंग वाटर की तो टर्बिडिटी इतनी थोड़ी होती है कि कीचड़ का पानी पी रहे हैं, नहीं भाई। तो बहुत ज्यादा गंदा पानी किसका होगा, लेक, जो ठहरा हुआ पानी होता है हमारे झील का, उसका पानी बहुत गंदा होगा। तो उनकी टर्बिडिटी के लिए अपन क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, इस वाले मेथड का। तो ये इसके 2-3 पॉइंट और हैं, उनको भी अपन लिखेंगे। तो पहले तो मैं जैक्सन टर्बिडीमीटर के बारे में लिखता हूं। इस मेथड में एक गिलास को ट्राइपॉड स्टैंड पर रखते हैं, जिसके नीचे मोमबत्ती
लगी होती है, जिसके नीचे मोमबत्ती लगी होती है। मोमबत्ती जली होती है लिखते हैं हम, मोमबत्ती जली होती है। ठीक, इस गिलास में टेस्ट सैंपल को डाला जाता है, वह फिक्स्ड आई लेवल से पानी की डेप्थ को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें पानी को तब तक डाला जाता है जब तक कि मोमबत्ती की लौ दिखना बंद ना हो जाए। इस डेप्थ को नोट किया जाता है, फिर इस डेप्थ को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैच करके टर्बिडिटी ज्ञात करते हैं। क्लियर है क्या नहीं भाई? तो ये सारी चीज़ हमने लिख दी है, यूनिट लिख दिया। यूनिट के बाद में वो वाला पॉइंट लिखते हैं हम, 2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, वो भी लिख देते हैं नोट के अंदर ही। नेक्ड आई द्वारा मिनिमम 5 JTU टर्बिडिटी को देखा जा सकता है। एक पॉइंट और है इसका, क्या? इस मेथड द्वारा मिनिमम 25 JTU टर्बिडिटी को माप सकते हैं। अतः इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं भाई? लेक स्ट्रीम की टर्बिडिटी ज्ञात करने में किया जाता है। ये हो गया हमारा जैक्सन टर्बिडीमीटर। तो दूसरा भी हो चुका है, अब हम तीसरा देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, आप इसको उतार लेंगे, मैं इसे मिटाता हूं। बायलिस टर्बिडीमीटर, इसमें भाई क्या होता है?
ये तो है भाई रिफ्लेक्टर, ये है 250 वाट बल्ब, ये है जीआई शीट का बना हुआ बॉक्स, ये है कोबाल्ट ब्लू कलर सॉल्यूशन, और ये है ट्यूब्स। देखो भाई इस मेथड में क्या होता है, ये मैंने बताया आपको, ये वाला मेथड जो है हमारा, ये किस पर आधारित है, ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर आधारित है। और ये क्या कहता है, इसमें देखो एक जीआई का बॉक्स होता है कवर्ड, उसमें अंदर की तरफ या तो जीआई का बॉक्स होगा, किसी भी चीज का बॉक्स होगा, और अंदर की तरफ अपन ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे, ठीक है। और ये इधर की तरफ तो क्या है, हमारे एक बल्ब लगा हुआ है 250 वाट का, 250 वाट का बल्ब है, और उसके पीछे क्या है, रिफ्लेक्टर, मतलब शीशा लगा दिया कि रोशनी जो भी आए वो सारी आगे की तरफ चली जाए। क्लियर है क्या नहीं, ये रिफ्लेक्टर लगा दिया तो रोशनी सारी यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पर क्या है, बॉटम में तो हमने ब्लू कलर का कोबाल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया है लिक्विड के फॉर्म में, और उसमें हमने 2 ट्यूब को इस तरह से रखा हुआ है, 2 ट्यूब है। अब आपको सामने से तो एक ही दिखेगी भाई, लेकिन एक्चुअली में क्या है, 2 ट्यूब है ये, और देखें कितनी, एक। तो यहाँ पर 2 ट्यूब मैंने लिख दिया है। 2 कौन सी है, एक तो होगी हमारी टेस्ट सैंपल, और दूसरा क्या होगा, स्टैंडर्ड सैंपल। एक टेस्ट सैंपल है, इसके जस्ट पीछे की साइड में क्या है, स्टैंडर्ड सैंपल। ये क्या है, कोबाल्ट ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो ये पूरा अरेंजमेंट क्लियर है भाई क्या होता है। अब देखो क्या करते हैं इसमें, इस मेथड में यहां से हमने बल्ब को जलाया, बल्ब को जलाने के बाद में हम ऊपर से क्या करेंगे, हम ऊपर से दोनों जो ट्यूब हैं उनको हम देखेंगे। एक तो हमने टेस्ट सैंपल ले रखा, दूसरा हमने स्टैंडर्ड सैंपल। अब स्टैंडर्ड सैंपल इस वाले केस में कैसे बनाओगे, 1 मिलीग्राम फॉर्मेजिन को, इस बार सिलिका डाइऑक्साइड का यूज ना करके फॉर्मेजिन लेंगे, तो 1 मिलीग्राम फॉर्मेजिन को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे, तब जाकर के हमारा ये 1 FTU नाम का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा। तो आपने टेस्ट सैंपल ले लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया 1 FTU का, और आप ऊपर से देख रहे हो क्या, कलर मैचिंग टेक्निक के द्वारा। कलर मैचिंग टेक्निक का मतलब क्या है, दोनों का कलर देख ले मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर दोनों का कलर सेम अपन को दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस टेस्ट सैंपल जो है उसकी टर्बिडिटी कितनी है, 1 FTU। मान लो टेस्ट सैंपल दोनों मैच नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा हल्का है हमारा स्टैंडर्ड सैंपल, तो हमने थोड़ा सा और मिलाया, 2 FTU, 3 FTU, 4 FTU। जिस सॉल्यूशन पर जाकर के हमारी टर्बिडिटी जो है, दोनों सैंपल मैच कर जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसकी टर्बिडिटी। मान लो ये 7 FTU पर जाकर के दोनों सेम हो गए, तो हम इसकी टर्बिडिटी कितनी कहेंगे, 7 FTU। क्लियर है क्या नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इसमें कलर मैचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इससे जो नेक्स्ट अगला है ना, नेफ्लोमीटर, वो भी सेम यही मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे मेजर करते हैं, इस तरह से लाइट जा रही है, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो लाइट जा रही है ना, इसी को हम मेजर कर रहे हैं, मतलब लाइट की डायरेक्शन में ही इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। उसमें कैसे करते हैं कि लाइट तो ऐसे पड़ रही है इसके ऊपर, लेकिन हम कहाँ पर मेजर करेंगे, यहाँ 90 डिग्री पर, इसके जस्ट 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर कैसे मेजर करोगे, फोटोमीटर के द्वारा। तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मेजरमेंट नेफ्लोमीटर में 90 डिग्री पर किया जाता है, और इसमें उसी डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में लाइट हमारी आ रही है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ, स्कैटरिंग। इसमें देखो ना आप, इस वाले में क्या हो रहा है, लाइट यहां से स्कैटर हो रही है, ठीक है, फैल रही है, और अगले वाले के अंदर भी यही होगा स्कैटरिंग। लेकिन जो हमने अभी तक पढ़े हैं 2, जैक्सन टर्बिडोमीटर और टर्बिडिटी रॉड, उसमें क्या हो रही थी, लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो रही थी,
मोमबत्ती की लौ दिखना बंद हो रही थी, निडल हमको दिखना बंद हो रही थी। इसलिए वो प्रिंसिपल कौन से थे? प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये दोनों कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग। क्लियर है क्या नहीं? तो इसके बारे में अपन लिखते हैं। अब इसके बारे में लिखते हैं। इस मेथड में GI का बॉक्स होता है जिसमें एक तरफ $250 का बल्ब व दूसरी तरफ 2 ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स कोबाल्ट के ब्लू कलर सॉल्यूशन में रखी होती हैं। क्लियर है भाई? ब्लू कलर सॉल्यूशन में रखी होती है। इन ट्यूब्स में प्रेजेंट सॉल्यूशन को कलर मैचिंग टेक्निक द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके आधार पर टर्बिडिटी ज्ञात की जाती है। क्लियर है भाई? इस मेथड में लाइट की इंटेंसिटी को लाइट की डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसका नोट लिखता हूं तो पहला तो है भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो इस वाले मेथड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? एक मिलीग्राम फॉर्मेजिन को 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। दूसरा क्या है? यूनिट। इस मेथड की यूनिट चेंज हो चुकी है। यूनिट क्या होती है? FTU, मतलब फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट। क्लियर है भाई? तो ये अपना दोनों नोट हो चुके हैं। इसके बाद अपना लास्ट आता है कौन सा? चौथा मेथड, वो है नेफ्लोमीटर। तो आप इसको उतारो, मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसको उतारेंगे। नेफ्लोमीटर
अब भाई नेफ्लोमीटर मैंने आपको बता दिया, सेम होते हैं टर्बिडोमीटर की तरह, मेजरमेंट ऑफ लाइट अलग हो जाती है, 90 डिग्री पर अपन मेजर करते हैं, और यही पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या है, जो हमारे पिछले थे ना, वो 2 से 5 तक की टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं बाइलिस, लेकिन ये क्या है नेफ्लोमीटर, 1 ppm या कहा जाए 1 NTU से कम को भी, 1 FTU से कम टर्बिडिटी को भी माप सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है उसकी टर्बिडिटी को मापने में हम किसका यूज करेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे भाई, नेफ्लोमीटर का। क्लियर है क्या नहीं? तो नेफ्लोमीटर के बारे में लिखते हैं अपन, ये मॉडर्न टर्बिडीमीटर होते हैं जो बाइलिस टर्बिडीमीटर की तरह कार्य करते हैं, लेकिन इनमें लाइट की इंटेंसिटी का मेजरमेंट फोटोमीटर द्वारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है। ठीक, अब हम लिखते हैं नोट। नोट में पहला तो आता है भाई इसकी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वही वो भी लिख देता हूँ। चलो, पहला तो है अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 मिलीग्राम फॉर्मेजिन प्लस 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। दूसरी बात करते हैं हम यूनिट की, तो इसकी यूनिट FTU और NTU दोनों होती है। FTU का मतलब है फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट, और ये होती है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्टली कौन सी टर्बिडिटी यूनिट का यूज करते हैं अपन, NTU का। होती सारी हैं, यूज अपन इसी का करते हैं। इस मेथड द्वारा 1 NTU से कम टर्बिडिटी को भी मेजर किया जा सकता है। अतः इसका यूज पोर्टेबल वाटर की टर्बिडिटी मापने में करते हैं। तो अपन से पूछे कि ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी किससे मापते हैं, नेफ्लोमीटर से। क्लियर है क्या नहीं? तो ये उतार लेंगे। उसके बाद में हमारा जो D था भाई, ABC 3 हुए अभी तो पार्ट इसके, मैंने बताया वही सीक्वेंस में चलेंगे हम। कौन कौन से? सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, ए पार्ट क्या था हमारा, ऑरिजिन। दूसरा हम क्या देखते हैं, उसके बाद में इसके इफेक्ट के बाद मेजरमेंट के बाद लिमिट। तो 3 हुए अभी तो हमारे मेजरमेंट तक। D कौन सा है हमारा, लिमिट। तो टर्बिडिटी की लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 2 होती है, एक तो एक्सेप्टेबल और दूसरी होती है हमारी कॉज टू रिजेक्शन। दोनों का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
ये तो वो लिमिट है कि भाई इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम झेल सकते हैं, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्टेबल है इतना। इससे ऊपर दिक्कत है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है तो आप लास्ट यहाँ तक झेल सकते हो, उसके बाद में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो जनरल कंडीशन में अपन अगर बात करें, जनरली 1 NTU टू 10 NTU होती है, लेकिन हमें 10-500 IS 10-500 क्या कहता है 1 NTU टू, तो सामान्यतः टर्बिडिटी 1 to 10 तक अलो है, लेकिन IS 10-500 1 से 5 तक ही अलो करता है। इसको उतार देंगे तो अपने जो टर्बिडिटी, जो अपना फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर था वो कंप्लीट हो चुका है दूसरा। अब अपन तीसरा देखते हैं कलर। मैं इसे मिटाता हूं। अब देखो भाई, तो हमारा जो तीसरा वाटर क्वालिटी पैरामीटर आता है वो आता है हमारा कलर। कलर में वही चीज़, सबसे पहले ऑरिजिन। ऑरिजिन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया जो हमारा कलर है ना, वो होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है ट्रू कलर और एक होता है अपेरेंट कलर। क्या है? कलर 2 प्रकार का होता है, ट्रू कलर और अपेरेंट कलर। ट्रू कलर कौन सा होगा? ये वो कलर है जो वाटर में रियल में मौजूद है, पानी के साथ घुला हुआ है। जैसे कि आपने इंक डाल दी पानी में, तो वो क्या है? ट्रू कलर है। आप उसको हाथ में लोगे ना पानी को, तो वो नीला ही दिखेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नीचे क्या है, अलगे वगैरह काई जम रही है, आप टेढ़ा होकर के देख रहे हैं, थोड़ा सा किसी एंगल से देख रहे हैं, तो आपको पानी जो हरा हरा दिख रहा है, उसमें कोई पत्ता पड़ा हुआ है तो आपको पानी हरा दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में हरा नहीं है। तो वो क्या है? वो हमको भ्रमित कर रहा है, मतलब पागल बना रहा है। वो अपना कौन सा कलर है? अपेरेंट कलर। और ट्रू कलर कौन सा है अपना? तो ट्रू कलर तो किसके कारण होगा हमारा? ये होगा डिसॉल्व सॉलिड के कारण, घुले हुए सॉलिड जो है उसके कारण होगा ट्रू कलर। और अपेरेंट किसके कारण होगा? जो सस्पेंडेड, जो हमको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, उनके कारण। लाल, हम मान लीजिए लाल लाल कंकड़ उसके अंदर पड़े हुए, तो हमको रेड कलर दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। कंकड़ बाहर निकाल दो, कलरलेस है, तो वो क्या है? अपेरेंट। तो सस्पेंडेड सॉलिड के कारण तो कौन सा कलर जनरेट होता है हमारा? अपेरेंट कलर। और डिसॉल्व सॉलिड के कारण कौन सा होता है हमारा? ट्रू कलर। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू डिसॉल्व सॉलिड्स, और ये ड्यू टू सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब ये सॉलिड्स जो हैं वो हमारे पानी में किस तरह से आए, कहाँ से आए? इसका तो वही चीज़ है, ऑरिजिन। ए ऑरिजिन। तो डिसॉल्व सॉलिड सब कहाँ से आएंगे भाई? आप डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अलगे, इन सब चीज़ों से आते हैं ये। तो इसका ऑरिजिन क्या हुआ कलर का? वही जो सेम चला आ रहा है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स का। क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक पदार्थों से, ऑर्गेनिक पदार्थों से, रॉक से, अलगे, मतलब काई जिसे बोलते अपन देसी भाषा में, वही अपना ये। तो ये इसका ऑरिजिन हुआ। अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूं, तो पानी में अगर कलर है तो क्या दिक्कत है? अगर पानी कलरफुल आ रहा है तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। पानी क्या है भाई, इसमें कलर आ रहा है तो पता नहीं क्या मिला दिया किसी ने, लाल रंग का आ रहा, कुछ ना कुछ मिला तो नहीं दिया, तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि पानी में कलर उत्पन्न करने वाले कारक, मतलब जिन चीज़ों से कलर प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो चीज़ें अगर ब्लीचिंग पाउडर से मिल गई, क्लोरीन से मिल गई, तो क्या होती है? हार्ट रिलेटेड डिजीज बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। हृदय की जो समस्याएं वो बढ़ने लग जाती है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है?
ये तो थे हमारे कलर उत्पन्न करने वाले कारक इंग्रेडिएंट्स, और ये क्या था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। दोनों मिल गए तो वो पानी में अब घुल चुका है। अब हम जो पानी पियेंगे ना उसको, तो हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो एक ये भी होता है इसके कारण, कलर के कारण। और क्या चीज़ें हैं बाकी, सस्पेंडेड सॉलिड है तो सस्पेंडेड सॉलिड की जो इफेक्ट थे वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। कलर के कारण टेस्ट एंड अडर भी उत्पन्न होता है। कलर क्या है हमारे, फिनॉल के साथ मिल जाता है ना, अगर कलर वाले जो कारक है फिनॉल के साथ मिल गए तो बदबू आने लगेगी पानी से। तो ये सारे इसके इफेक्ट होते हैं जिसको अपन 1 बाय 1 लिखते हैं। कौन कौन से इफेक्ट हैं भाई इसके, ऐसे लिखते हैं अपन। कलर से साइकोलॉजिकल इफेक्ट उत्पन्न होता है। और क्या है, कलर उत्पन्न करने वाले कारक, कॉमा, पानी में उपस्थित क्लोरीन से मिलकर कार्सियोजेनिक इफेक्ट, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज, हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कलर द्वारा पानी में कलर उत्पन्न करने वाले कारक टेस्ट व ऑर्डर उत्पन्न करते हैं। टेस्ट व ऑर्डर, बदबू और टेस्ट ये चीज उत्पन्न कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने 2 पॉइंट तो हो चुके हैं कलर के, आप इसको कंप्लीट को उतारो। इसके बाद हम इसका मेजरमेंट देखते हैं किस तरह से किया जाता है, और लास्ट हम क्या देखेंगे इसका, भाई इसको उतारो आप। उसके बाद फिर लास्ट हम देखते हैं उसकी लिमिट्स क्या होती है। तो मैं इसे मिटाता हूँ। सी है हमारा मेजरमेंट ऑफ कलर। तो कलर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वही कलर मैचिंग टेक्निक के द्वारा। 2 ट्यूब लेंगे, एक स्टैंडर्ड सैंपल और एक टेस्ट सैंपल, 2 ले लिए। स्टैंडर्ड सैंपल कैसे बनाएंगे, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम को 1 लीटर डिस्टिल वाटर मिला करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बना दिया। ये हमारा कलर वाला था। दोनों को देख रहे हैं कलर मैचिंग टेक्निक से, इस तरह से ज्ञात करते हैं। ये जो ट्यूब थी, इन ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, नेस्लर्स ट्यूब, ठीक है ना। तो नेस्लर्स ट्यूब की सहायता से कलर मैचिंग टेक्निक द्वारा कलर को ज्ञात किया जाता है। और अगर अपन को जो कलर है वो इंटेंसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही महीन है, हम समझ नहीं पा रहे कि कलर लेस है या थोड़ा बहुत उसमें कलर मौजूद है, तो उसको अपन ज्ञात करते हैं। बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा टिंटोमीटर। तो सिंगल वर्ड में कोई पूछता है आपसे कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बहुत ही स्मॉल इंटेंसिटी के कलर को ज्ञात किया जाता है, वो है टिंटोमीटर। ठीक, तो ये दोनों लाइन में लिख देता हूं। मेजरमेंट ऑफ कलर, कलर को नेस्लर्स ट्यूब द्वारा कलर मैचिंग टेक्निक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक, और दूसरा स्मॉल
कलर इंटेंसिटी को टिंटोमीटर इंस्ट्रूमेंट द्वारा ज्ञात करते हैं। अब अगर मैं नोट की बात करता हूँ तो इसमें भी दो नोट लिखेंगे हम। एक नोट तो भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेकर कैसे बनता है, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम को क्लोरो प्लेटिनेट आयन के रूप में 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। लास्ट इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कलर की यूनिट हमसे पूछता है तो कलर की यूनिट होती है TCU, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रू कलर यूनिट। इसकी एक यूनिट और होती है हेजन यूनिट। ठीक, 2 यूनिट होती है लेकिन जनरली अपन किसका यूज़ करते हैं, TCU का। अब अगर बात आती है हमारे डी पार्ट, कौन सा है हमारा, लिमिट। कौन कौन सी लिमिट होती है, एक तो एक्सेप्टेबल और एक कॉज टू रिजेक्शन। जनरल लिमिट डोमेस्टिक वाटर के लिए क्या होगी, और तीसरा IS 10500 क्या बोल रहा है। तीनों को लिखते हैं। एक्सेप्टेबल तो होती है जनरल कंडीशन में 5 TCU से 5 से 25 TCU होती है। डोमेस्टिक वाटर के लिए 10 से 20 TCU होती है, और ये चलती हमारी किसमें, 5 हेजन यूनिट से लेकर के 20 हेजन यूनिट। तो ये हमारी सारी क्या थी, लिमिट्स थी। इन लिमिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी लिमिट है हमारी, डोमेस्टिक की। तो अगर आपसे पूछता है तो देखो भाई, कलर की जो हमारी यूनिट होती है TCU होती है ट्रू कलर यूनिट, या इसकी एक यूनिट और होती है हेजन यूनिट। ठीक है ना, 2 यूनिट होती है इसकी TCU और हेजन यूनिट। अगर लिमिट की बात करता है तो लिमिट भाई, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे ये तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया था, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन। अब मुझे प्लेटिनम को मेरे को मिलाना है पानी के अंदर, तो प्लेटिनम को कैसे मिलाऊंगा मैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा मुझे सोडियम मिलाना है, तो किसी ने क्या कर दिया, NaSO4 डाल दिया पानी में, तो Na मिल गया, नहीं मिल गया। किसी ने NaCl डाल दिया तो भी Na मिल गया। मुझे तो Na पहुंचाना है, अब आप चाहे किसी भी रूप में पहुंचाओ। ऐसे ही यहां पर है, मुझे प्लेटिनम मिलाना है, तो कैसे मिलाया हमने, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम को क्लोरोप्लेटिनेट आयन को हमने डाल दिया, अपने आप उसको प्लेटिनम मिल गया। तो 1 मिलीग्राम प्लेटिनम को क्लोरोप्लेटिनेट आयन के रूप में 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 TCU बन जाएगा। और ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप 2 मिलीग्राम मिला दीजिए, तो 2 TCU 3 TCU ऐसे। ये होता हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यूनिट इसके आधार पर बनती है, ट्रू कलर यूनिट TCU हो गई हमारी, इसकी हेजन यूनिट भी होती है। लिमिट की बात करते हैं अगर हम, तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो जनरल कंडीशन में होती है 5 TCU से 25 TCU। ठीक, लेकिन अगर डोमेस्टिक पर्पज से हम बात करते हैं तो कलर की कितनी होती है, 10 से 20 TCU। और अगर हम IS 10500 की बात करें तो IS 10500 अपन को क्या लिमिट करता है, 5 हेजन यूनिट से लेकर के 20 हेजन यूनिट तक। IS 10500 आप जरूर से डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के अंदर, और वो तुरंत ही आपके पेजेस आपको सामने दिख जाएंगे। IS 10500 2012, ठीक है ना, उसका प्रिंट निकाल करके आप उसको 2-4 बार रिवाइज कर ले, तो वो आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा कुछ चीज़ों को डायरेक्टली याद रखने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे कलर से रिलेटेड थी। तो भाई एक चीज़ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी इसके नोट्स बना रहा है प्रॉपर तरीके से बनाए,
कि जैसा आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें दिख रही है ना, इस तरीके से ही आप उस स्टेप को बनाना है जैसा मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी बना रहा है प्लीज़, जिसकी राइटिंग अच्छी है प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ज़रूर करें कि सर हम इस नोट्स को बना रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे दें, जिससे कि और अदर्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो आप मुझे मेरे इस पर्सनल नंबर पर टेक्स्ट कर दें 7737299668, ठीक। प्रबल चौहान। तो देखो भाई, ये इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, सर हम एनवायरनमेंट के नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मुझे समझ में आ सके। क्लियर है क्या नहीं? तो ये मुझे भेज देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।